हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। करनाल सीट से चुनाव मैदान में हैं। चर्चा हो रही है चुनाव में जीतने के बाद बीजेपी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। मेरे सहयोगी रोहित सिंह सावल के साथ देखिए खट्टर का इलेक्शन, दिल्ली का सिलेक्शन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके भाई मनोहर लाल को और इस करनाल लोकसभा सीट से कैंडिडेट बनाया है। हरियाणा की रणभूमि में बिछ चुकी है सियासत की बिसात, जहां 2019 में बीजेपी को मिला था प्रचंड जनादेश, उसी करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ठोक रहे हैं चुनावी ताल। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल में, करनाल लोकसभा सीट, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं और वो लगातार रोड शो कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और लक्ष्य एक है कि जीत पिछली बार से भी ऐतिहासिक हो, ये वो दावा कर रहे हैं। और हमने भी पिछले 9.5 साल में हरियाणा सरकार के माध्यम से जनता की पूरी सेवा की है। ऐसे ऐसे काम किए हैं जनता भी नहीं सोच सकती थी। हमारे मास्टर ये घूमा करते, चंडीगढ़ सेक्टर में लगाया करते, क्या मेरा ट्रांसफर करा दो, मेरा ट्रांसफर करा दो, और वहाँ ट्रांसफर हो भी जाता था, पैसे खर्च के शाम तक फिर दूसरा को ले जाता था। हमने ऐसी पॉलिसी बनाई। मनोहर लाल खट्टर 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। अब पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उनकी जिम्मेदारी बदली है। मनोहर लाल खट्टर के पास गिनाने के लिए अपनी सरकार की तमाम योजनाएं हैं, लेकिन चुनाव लोकसभा का है तो बात राष्ट्रीय मुद्दों की भी हो रही है। आप लोग जो बात कह रहे हैं, आपने कहा कि एक नए विजन की आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन महंगाई विपक्ष बार बार यही सवाल उठाता है कि महंगाई पर अब आप लोग चुप हैं। जब आप विपक्ष में थे तो आप लोग सड़कों पर बैठ जाते थे। आज भी हम बात करेंगे 2006 से 2016 की महंगाई के आंकड़े उठा कर देख लें और 2016 से 2024 के आंकड़े उठा कर देख लें, 50% भी नहीं है। इन्फ्लेशन तो हर देश में होता है, लेकिन 2006 से 2016 156% इन्फ्लेशन हुआ था। डीए रेट कर्मचारी से पूछ के देख लें, आखिर में 2016 में 156% का उनको डीए मिला था। आज 8 साल के बाद भी वही डी रेट जो है 50% है, और 2 साल की बात करें तो ज़्यादा 60%, 62%, उनसे आधे से भी कम है। इसलिए बेमानी है। लोग सब समझते हैं कि आज महंगाई को लेकर कोई समस्या नहीं है, नहीं तो महंगाई को लेकर के लोग सड़कों पर उतरते थे। घड़े, पानी नहीं मिलता था तो लोग घड़े फोड़ते थे। कहीं अगर उनको बिजली नहीं आती थी तो रास्ते अवरुद्ध करते थे। 24 घंटे बिजली मिलती है, हर किसी को घर को मिलती है। महंगाई का कोई प्रभाव नहीं है। इन्फ्लेशन का जो रेट है उतना ज़रूर हर देश में यहाँ भी है। मनोहर लाल जी, आप लोगों का जो ये काम करने का तरीका है कि सब लोग चौंक गए, अचानक ऐसा फैसला, और अभी तक जो राजनीति के जानकार है वो विश्लेषण ही कर रहे हैं कि आखिरकार ये हुआ क्या और कैसे हो गया, ये बता दीजिए। भरे बीच चुनाव प्रचार में देश को भी पता चल जाएगा। देखिए, जब कोई नई चीज़ होती है तो अच्छा है, जो विश्लेषक होते हैं उनको विश्लेषण करने का मौका मिलता रहे। अगर पीएचडी इसी को कहते हैं, पीएचडी करने का उनका अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है, कांग्रेस में क्या होता है। कांग्रेस में अगर इस प्रकार की बात आ जाए तो कोई कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। वो तो ऐसा कहता कि मैं तो छोड़ दूँ, कुर्सी नहीं छोड़ रही है, फेविकोल लगा के और बैठ जाते हैं ताकि कुर्सी छूटे नहीं। धक्के मार के वो बाहर निकाल भी दे तो नए आने वाले दर्जनों लोग होते हैं उस कुर्सी पर बैठने वाले, और उसके बाद कुर्सी को उठा करके एक एक टांग पकड़ के खींच लेंगे, कुर्सी किसी को देंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी एकदम विपरीत है कि हमने दायित्व को समाज सेवा माना है। सेवा जिस दायित्व पर रह करके करनी होगी वो फिर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अथवा किसी और दायित्व पर, प्रधानमंत्री जी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। कभी भी उन्होंने मंत्री के रूप में उसको ऐसा उल्लेखित नहीं किया कि कोई वो उसका भोग ना करने करेंगे या कांग्रेस के लोग तो भोगते हैं। वो अपने लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए यही करते रहते हैं, या देश के समाज के लिए करते हैं। बेटी जी, मोदी जी को या योगी जी को या मनोहर लाल को अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचना कि किसका भला करना, किसका नहीं। कांग्रेस से लोग डराते थे, वो कहते थे कि अगर आपने 370 हटाने की बात भी शुरू कर दी तो उनकी नदियां बह जाएंगी, गृह युद्ध हो जाएगा। वो कहते थे कि राम जन्मभूमि पर मंदिर की बात कर दी तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा, यानी डराते थे। मोदी जी का साहस, अमित शाह जी का साहस,
एक कलम से 370 धारा खत्म और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपने तर्कों के साथ एक ही बात का जवाब दे करके सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अयोध्या में भगवान राम जी का स्थान हुआ है, जन्म स्थान है। हम इस वक्त करनाल लोकसभा सीट में मौजूद हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और वो लगातार छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि करनाल में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी रिकॉर्ड मतों से जीती थी और इस बार वो प्रदर्शन बीजेपी दोहराना चाहती है। यही वजह है कि लगातार मनोहर लाल खट्टर प्रचार में जुटे हैं। 2014 और 2019 में करनाल लोकसभा सीट बीजेपी ने भारी अंतर से जीती। अब मनोहर लाल खट्टर का लक्ष्य है कि इस बार की जीत के साथ ही करनाल में एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया जाए। तो ये देखिए मनोहर लाल खट्टर की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भरी दोपहरी में करनाल के इस गांव में किस तरह से लोग उमड़े हैं। पार्टी हाईकमान के भरोसेमंद मनोहर लाल खट्टर करनाल की लड़ाई को आसान मान रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये करनाल से ही लगातार 2 बार विधायक भी रहे हैं और वोट मांगने के लिए मनोहर लाल खट्टर का सबसे बड़ा आधार है हरियाणा में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा। मनोहर लाल जी, आप नौकरियों की बात कर रहे हैं, हरियाणा में नौकरियां एक बड़ा मुद्दा है, तो आपको लगता है कि जनता यहाँ जो भीड़ इतनी भरी दोपहरी में आई है, हर सभा में आप पूछ रहे हैं कि नौकरी में पैसा लगा या नहीं लगा? हरियाणा में कल्चर था और आपने इस कल्चर को खत्म भी किया, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये लोग वोट भी करेंगे जो आपने किया? निश्चित रूप से जनता की जब श्रद्धा होती है, श्रद्धा से उमड़ते हैं। आखिर आज यहाँ अगर आए हैं तो मैंने कोई स्पेशली बुलाया, ऐसा नहीं है। यहाँ के लोगों की श्रद्धा है कि हम अपने नेता को देखते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष ऐसा मिलना कभी होता नहीं है। आज जिसके प्रति इनकी विश्वास और श्रद्धा जगी है उसको देखने के लिए आए हैं और निश्चित रूप से ये जो आज घर में भी बैठे हैं सब 25 तारीख को वोट के रूप में बदलेंगे और भारी मतों से हर गाँव में लोग जिताने का विश्वास दिला। मनोहर लाल जी, ये बताइए कि आपने तो देश भर में संगठन का काम भी किया, ये जो 400 पार वाली बात है कितनी व्यवहारिक है? ये निश्चित रूप से व्यवहारिक है, चूँकि हमारा जो मैंने बताया 350 के लगभग एनडीए की सरकार थी, हम केवल 400 की बात कर रहे हैं, मात्र 15% बढ़ाने की। और हमारे कांग्रेस के मित्रों का तो 52 सीटें थी और उन 52 सीटों के बाद अगर एनडीए की बात करें तो यूपीए की बात करें तो 90 सीटें, 90 से 272 मानो 300%। कैसे करेंगे? 15% का स्वभाव गुंजाइश फिर भी है, 300% बढ़ाने का किसी प्रकार का कोई विषय नहीं। 400 सीटों का लक्ष्य तभी हासिल होगा जब हरियाणा में फिर 2019 जैसे परिणाम बीजेपी सामने लाएगी और इसे हासिल करने के लिए बीजेपी के पास सबसे बड़ा हथियार है हरियाणा की राजनीति, जिसे पार्टी ने 36 बिरादरी को एक मंच पर लाने के सांचे में ढाल दिया है। हरियाणा में जो बात कही जाती थी अमूमन की जो जातिवाद की राजनीति है, उस राजनीति को बदलने में कितने कामयाब हुए इस कालखंड में, आप जो लगभग 10 साल करा? देखिए 2014 में ये स्थिति हमको दिखती थी कि एक जातिगत राजनीति का बोलबाला था। मैंने उस समय एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक। उसके पीछे हेतु यही था कि हम अपने आप को हरियाणवी समझें, जातियों के आधार पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये कोई प्रदेश को बहुत पीछे धकेलेगी, आगे नहीं लेके जाएगी। आज मैं समझता हूँ कि नई पीढ़ी सारी की सारी उस लाइन पर आ गई है, कभी जातियों के हिसाब से सोचते नहीं हैं। अब तो अपने बुजुर्गों को भी कह देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं कि हर बात बुजुर्गों के हम मानते हैं, लेकिन इस बात में बुजुर्ग हमको ना कहें। ये पाप भी बुजुर्ग को अगर हमारे नौजवानों को करना पड़ता है, यानी पाप इसलिए कह रहा हूँ कि बुजुर्गों की बात को मानना एक माना जाता है समाज में, सभ्य समाज के अंदर की बात माननी चाहिए, लेकिन देश हित में, प्रदेश हित में इस बात को भी बुजुर्गों को मनवाने की तैयार। चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है। 25 मई को हरियाणा की सभी सीटों पर वोटिंग होगी। मनोहर लाल खट्टर के लिए अमित शाह भी चुनाव प्रचार करने करनाल पहुंचे थे और यहां से अमित शाह ने जो बातें कही उसकी चर्चा हरियाणा से लेकर दिल्ली तक हो रही। ये मनोहर लाल जी 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा की सेवा की और अब पार्टी ने तय किया है कि वो दिल्ली में देश और भाजपा की सेवा करने का काम
जो रैली हुई, अगर हम अमित शाह जी की रैली करें, उस रैली के बाद तो हरियाणा में तरह तरह की चर्चाएं शुरू होगी। जो उन्होंने बात कही, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, अब अनुमान लगाने में कोई कुछ लगाता रहे। रैली अच्छी थी, सफल थी, उन्होंने आह्वान किया और हमारे यहाँ करनाल में भी रैली हुई है, हिसार में भी रैली हुई है, बाद में झज्जर में भी रैली हुई है। और जो थोड़ा बहुत कमी हमारी, जैसे रोहतक में आप भी कह रहे थे, कल की रैली के बाद एकदम पॉजिटिव हो गया है। रात को हमारे लोगों ने बैठ के विश्लेषण किया है, हम रोहतक की सीट निश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं। मनोहर लाल जी का आखिरी सवाल, 2014 का दिन भी मुझे याद है जब आप नामांकन करने आए थे, इसी तरह मैंने आपसे बात की थी। और अब 2024 में बात कर रहा हूं, लेकिन इस बार चुनाव लोकसभा का है। इस यात्रा को, जो 9.5 साल की यात्रा है, किस तरह से देखते हैं? मैं 9.5 साल के काम से संतुष्ट हूँ। मैंने जनता की सेवा भरपूर की है, अपना तन मन के साथ सेवा की है और इसी प्रकार का आगे जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको भी जनहित में पूरा करेंगे। जनता मेरा परिवार है, मेरा अपना कुछ नहीं है, जो करेंगे जनता हित के लिए करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामना मनोहर लाल जी। तो मनोहर लाल खट्टर आप देख सकते हैं कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे।